गोलूया बस 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 उस मुबारक के मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे की भेजी हुई चादर लेकर के हम सारे लोग यहाँ आए थे। पीसीसी प्रेसिडेंट तासरा जी, टीकाराम जूली जी, हमारे तमाम विधायकगण और सारे लोग हम सब आए और हमने चादर पेश की और मुल्क की भाईचारगी के लिए, मोहब्बत के लिए, अमन के लिए, शांति के लिए हमने दुआएं की और यहाँ से कांग्रेस अध्यक्ष का जो संदेशा था वो पढ़ करके देश को सुनाया, ज़ायरीनों को सुनाया, सज्जाद खान को मुबारकबाद दी। तो एक अच्छा मौका है, हम अजमेर की सरजमीन पर हैं और यहाँ से मुल्क की मोहब्बत के लिए दुआ करते हैं। बाकी आपके सवाल हो तो आमंत्रित। देखिए, जब ये बिल देश की संसद में भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई और रात के 1 बजे तक सदन चला करके देश के मजदूरों के अधिकार को छीनने की कोशिश की गई, तब भी कांग्रेस पार्टी संसद में इस बिल के विरोध में खड़ी थी और हम सड़क पर भी इस बिल के विरोध में खड़े हैं। क्योंकि नाम बदलने की जो सियासत है ये तो सिर्फ बहाना है। दरअसल मनरेगा के जरिए जो इस देश के 12 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड मजदूर हैं, जिनको रोजगार की गारंटी यूपीए सरकार ने दी थी, मौजूदा मोदी सरकार उस रोजगार की गारंटी को छीनना चाहती है। जो एक क्लॉज था इससे पहले कि 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% पैसा राज्यों को देना पड़ेगा, उस क्लॉज को बदल करके 60% पैसा अब सेंटर के हिस्से और 40% राज्यों के हिस्से, जबकि राज्य पहले से ही लाखों करोड़ रुपए के कर्जे में डूबे हुए हैं। ऐसे में ये योजना पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। ये देश के मजदूरों से उनका हक अधिकार छीनने की योजना लेकर के आई है सरकार, मोदी सरकार, और कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। नाम बदलना सिर्फ बहाना है, असल में रोजगार की गारंटी छीनना है, मजदूरों का हक छीनना है। बीजेपी का आरोप है कि मुसलमानों को जो अशिक्षित और निर्धन करने का जिम्मेवार कांग्रेस। ये बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है। जगह जगह मॉब लिंचिंग, जगह जगह लोगों के घर तोड़ना, जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा अल्पसंख्यक समाज के बारे में, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे दलित समाज के लोग हों, उनके खिलाफ जहरीली बातें करना। और उसके बाद अब ये बात ये मतलब हास्यास्पद है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नारा लगाती है सबका साथ सबका विकास। पूरी दुनिया में भाजपा क्या संदेशा देना चाहती है अपने देश के नागरिकों के साथ जुल्म सितम कर। सर, महात्मा गांधी नरेगा योजना को लेकर आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। अभी तक कांग्रेस का जो प्रदर्शन हुआ है केवल महानगरों में और जिला स्तर पर ही हुआ है, जबकि मनरेगा में जो काम करते हैं वो ग्रामीण पार्टी ऑलरेडी सर्कुलर जारी कर चुकी है और इस पे हम लगातार प्रदर्शन करेंगे। एक दिन प्रदर्शन नहीं करेंगे, बाकायदा पार्टी ने उसके लिए पूरे प्रोग्राम जारी किए हैं और हम जमीन पर लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। और सिर्फ प्रदर्शन नहीं करेंगे, जिस तरह कृषि काले कानूनों को मजबूर होकर के सरकार को साल भर बाद वापस लेना पड़ा था, एक दिन वैसे ही ये जो मनरेगा की नई योजना सरकार लेकर के आई है इसको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि सच में ये देश के मजदूरों के अधिकार छीनने का कानून लेकर के आई है। देखिए, राजस्थान की नहीं बल्कि कई राज्यों की लाइफलाइन है अरावली, और अरावली को जिस तरीके से ऑर्डर आया है, इंटेंशन नहीं है सरकार का भी ये भी चीज का, तो कांग्रेस इसको किस नजरिए से। देखिए, भूपेंद्र यादव जी भी झूठ बोल रहे हैं और सरकार भी झूठ बोल रही है। आप कह रहे हैं कि इंटेंशन नहीं है, आप ऐसा कानून, ऐसी योजना लेकर के आए हैं कि पूरी अरावली पर्वतमाला को आप नष्ट कर देना चाहते हैं, अपने उद्योगपति दोस्तों को दे देना चाहते हैं, बेच दिया है आपने। दरअसल बात यह है, दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान से लेकर के हरियाणा होते हुए दिल्ली तक जाती है। क्या हरियाणा के लोग और राजस्थान के लोग ये चाहते हैं कि दिल्ली की तरह यहां भी गैस चैम्बर बन जाए? आप लोगों से उनकी जमीनें, उनके जंगल और उनका जल तीनों छीन लेना चाहते हैं। ये सरकार जल, जंगल और जमीन की दुश्मन है। अरावली पर्वतमाला उसी कड़ी की एक योजना है कि आप जो पहाड़ जिनकी वजह से हम साफ सुथरी सांस ले रहे हैं, आप लोगों के फेफड़ों से उनकी सांस तक छीन लेना चाहते हैं। ये सरकार जो कहती है बिल्कुल उसका उल्टा करती है। कह रहे हैं कि हमारी मंशा नहीं है, जनता कह रही है कि हम अरावली पर्वतमाला को बर्बाद नहीं होने देंगे। आप कह रहे हैं कि हमारी ऐसी कोई योजना ही नहीं, हमारा ऐसा कोई कानून ही नहीं। आपके पास अगर ऐसा कोई कानून नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक में जाकर के उसको डिफेंड क्यों कर रहे हैं? क्या पर्यावरण मंत्री जी बताने का काम करेंगे? आप आने वाले दिनों में पूरा ये जो यहां से पर्वतमाला जा रही है दिल्ली तक, उसके आसपास पूरी हरियाली बर्बाद कर देंगे, पहाड़ दरका देंगे।
जिससे पूरा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है कि केंद्र सरकार ने न्यूक्लियर प्लांट को प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। अभी नवंबर में कुछ लोग लाए थे बिल, उसके बाद में पास करके ये चीज कर दिया। तो देश के कुछ उद्योगपति भी इसमें शामिल हो रहे हैं और शांति जो नाम दिया है बिल का, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सरकार बहुमत का नाजायज फायदा उठा रही है। ये हर चीज बेच देना चाहते हैं। कल तक जो एफडीआई के खिलाफ थे, आज 100% एफडीआई लेकर के आ रहे हैं। कल तक जो निजीकरण के खिलाफ थे, आज न्यूक्लियर पावर तक में निजीकरण ला रहे हैं। ये सीधे सीधे चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है सरकार। राहुल जी ने कहा था हम दो हमारे दो। ये सरकार अब तो हम दो हमारे दो नहीं, बल्कि हम दो हमारे एक पर काम कर रही है। और एक का नाम आप सबको पता है। ये सरकार सारे छत्तीसगढ़ से लेकर के राजस्थान तक जल जंगल जमीन एक व्यक्ति को सौंप दे रही है। और अब देश की संसद में कानून ला करके निजीकरण को जिस तरह से बढ़ा रही है सरकार, अपने पुराने मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी के भाषण उठा करके देख लीजिए। भाजपा वालों को भी सुनना चाहिए। कल तक जिन चीजों का विरोध करते थे, आज प्रधानमंत्री रहते हुए उन्हीं कामों को करने के लिए खुद कानून ला रहे हैं। एसआईआर पर विरोध आज भी जारी है। एसआईआर आज भी विवादों के घेरे में है। कांग्रेस का आरोप है कि लगातार बीजेपी उनके वोट काट रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि वो घुसपैठिए जो लोग हैं उनको हटा रही है। क्या ब्राजील की वो महिला जिसके 200 जगह पर वोट हैं, वो घुसपैठिया है? वो घुसपैठिया है तो वो भाजपा के बूथों पर जाकर के भाजपा को वोट क्यों दे रही है? जिन राज्यों में चुनाव आता है वहां आपको घुसपैठिए मिल जाते हैं। झारखंड में चुनाव था तो भाजपा के नेता बढ़ चढ़ के कह रहे थे यहाँ घुसपैठिए हैं। कहाँ है घुसपैठिए? दिल्ली का चुनाव था तब गृह मंत्री जी घुसपैठिया निकाल रहे थे। बिहार का चुनाव था तब घुसपैठिया निकाल रहे थे। आप बताइए, कागज पर डेटा दीजिए, चुनाव आयोग डेटा दे कि आपने कितने घुसपैठिए निकाले। ये भाषणों में लफाजी करना बंद करिए। एसआईआर का मकसद, अगर आप वोटर लिस्ट की सफाई करना चाहते हैं तो फिर बिहार में एसआईआर होने के बावजूद वोटर लिस्ट में फर्जी वोट कैसे हैं? क्या चुनाव आयोग इसका जवाब देगा? राहुल गांधी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, आज तक चुनाव आयोग ने एक भी जवाब नहीं दिया है। देश की संसद में चुनाव सुधार पे बहस हुआ, विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया, माइक बंद कर दिया गया। मैं खुद राज्यसभा में उस बिल पर बोल रहा था, 3 मिनट का समय था, चेयर ने बोलने नहीं दिया। जब तक मैंने कहा कि जब तक हम बीमारी नहीं बताएंगे तब तक इलाज कैसे होगा, लेकिन चेयर कहती रही कि चुनाव आयोग का नाम मत लीजिए। चुनाव आयोग विवादों के घेरे में है। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और चेयर कहती है कि नहीं, आप नाम मत लीजिए। तो मुझे चुनाव आयोग बताए कि आप एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट कैसे सही कर रहे हैं और सही करने के बावजूद फर्जी वोट कैसे निकल के आ रहे हैं। देखिए, जो बांग्लादेश में किस तरीके से घटना हुई है अभी हाल ही में, किस रूप में देखते हैं? हम सारे लोग, प्रियंका गांधी जी ने देश की संसद में बोला, मैंने खुद बाकायदा सोशल प्लेटफॉर्म पे जो हमारे एक हिंदू भाई जो वहां पर अल्पसंख्यक हैं उनके साथ जो घटना घटी और बर्बर घटना घटी, इससे पता चलता है कि बांग्लादेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। कांग्रेस का एक एक नेता इस तरह की घटना के खिलाफ बोल रहा है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार न तो कुछ बोल रही है न तो कुछ कर रही है। पड़ोस में अल्पसंख्यकों पर इतने बर्बर हमले हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है और हमारी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ये बहुत ही शर्मनाक है। प्रधानमंत्री जी, विदेश मंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, बताएं इस देश को कि आप बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या करेंगे। देश जानना चाह रहा है। सिर्फ भाषण देंगे या कोई उचित कार्रवाई भी करेंगे? सर, डॉलर के मुकाबले जो रुपया है वो लगातार गिर रहा है और दूसरी ओर भाजपा कह रही है कि विकसित भारत हम बना रहे हैं। कौन सा विकसित भारत आप बना रहे हैं? $1 91 रुपए के पार पहुंच गया। देश की संसद में सुषमा स्वराज जी ने भाजपा की नेता सदन रहते हुए यह भाषण दिया था कि जब जब रुपए की कीमत गिरती है तब तक प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। आज रुपए, डॉलर जो है, डॉलर वो प्रधानमंत्री की उम्र के पार निकल गया। तब सेलिब्रिटीज ट्वीट करते थे कि शुक्र है हमारे अंडरवियर का नाम डॉलर नहीं है, वरना। लेकिन आज स्थिति है कि कोई बात करने को तैयार नहीं। अब जब आप ये कहते हैं कि डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नहीं गिर रहा है, तो मेरा सवाल है कि फिर पड़ोसी देशों की करेंसी क्यों नहीं गिर रही है? दरअसल वित्त मंत्री जी इस देश को गुमराह कर रही हैं। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने देश नरेंद्र मोदी जी के हाथ में दिया था तब $1 58 रुपए के बराबर था। आज 91 रुपए के पार चला गया। इससे शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है? चुनाव से पहले गोल्ड और सिल्वर के दाम हमेशा बढ़ते हैं। अभी अगर आपने इसको नोटिस किया हो, 2014 के बाद से 24 तक की स्थिति देख लें तो आज 1.5 लाख पौने 2 लाख के आसपास पहुंच गए। चांदी भी काफी ज्यादा पहुंच गई है। इस संदर्भ के अंदर कभी कुछ कांग्रेस ने, प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में मंगलसूत्र छीनने की बात की थी।
सच में तो बहनों के, माओं के माथे का मंगलसूत्र तो ये सरकार छीन रही है, इतना महंगा कर रही है। ये जो मोनोपोली है, आपका जो सवाल है दरअसल वो मोनोपोली से संबंधित है। ये सरकार किसी चीज की महंगाई रोकने के लिए न तो प्रतिबद्ध है और न रोकना चाहती है, न रोक पा रही है, क्योंकि सरकार का बाजार पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है और उल्टा अपनी गलतियां मानने को भी तैयार नहीं। आप इनसे कहिए कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है तो ये आपको बताएंगे कि नहीं, देश तो विकसित हो रहा है। जब भी आप इनसे चीजों की महंगाई पर कोई सवाल करिए, ये आपको पड़ोसी देश और पता नहीं कहां कहां उलझा देंगे। सच बात यह है कि चांदी और सोना दोनों लगातार महंगा होता जा रहा है और सरकार उस चीज पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है। लोगों की शादियों में बेटियों को आभूषण देने के लिए पैसे नहीं हैं, ये बहुत दुखद स्थिति है। आप उच्च सदन के सदस्य हैं, जिस रात धनखड़ ने इस्तीफा दिया था, क्या आपको लग रहा था कि सरकार गिर रही थी उस समय? नहीं, मुझे आज तक हैरत है कि धनखड़ जी ने इस्तीफा क्यों दिया। मेरा तो सवाल देश की सरकार से यह है कि धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया, राजस्थान के बेटे थे वो, किन्हीं कारणों से आपने जबरदस्ती इस्तीफा दे दिया या उन्होंने ले लिया या दे दिया उन्होंने। लेकिन मुझे आज भी अफसोस है, राजस्थान को सवाल पूछना चाहिए कि राजस्थान के बेटे ने अगर इस्तीफा दे दिया था तो फिर उनका विदाई समारोह क्यों नहीं आयोजित किया गया, जबकि आज तक जितने भी उपराष्ट्रपति हुए हैं या कोई भी इस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति रहा हो जिसने चेयर किया है, उसको हमेशा विदाई दी गई है। विदाई न देना एक तरह का अपमान। क्या सरकार गिर रही थी क्या? मुझे लगता है ये सवाल आप बहुत देर में पूछ रहे हैं। तात्कालिक आपने सवाल पूछा होता तो शायद मैं जवाब देता। अब गंगा जी में बहुत पानी बह गया है। इमरान जी, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्या करना होगा? क्योंकि आप बड़े बीजेपी पे आरोप लगा देते हैं, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। उन्होंने एक रीजन भी बताया, गिनवाया भी था कि हार के कारण क्या है, उनको लेकर कोई मंथन करती है? देखिए, हार के कारण कांग्रेस पार्टी की कमजोरियां नहीं है। कांग्रेस पार्टी जमीन पर पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों से मिलते जुलते हैं। राहुल गांधी हर मुद्दे पर, देश के मुद्दे पर जनता के साथ खड़े हैं। एक सुबह वो हरियाणा में किसानों के बीच में धान रोपते खड़े हैं, एक सुबह वो ट्रक ड्राइवरों के साथ खड़े हैं, एक सुबह प्रतियोगी परीक्षाओं के जो प्रतिभागी हैं उनके साथ खड़े हैं, एक सुबह वो सब्जी मंडी में लोगों के साथ खड़े हैं, लोगों की पीड़ा में शामिल है। चुनाव क्यों नहीं हम जीत पा रहे हैं, ये हमारे लिए भी बहुत सोचने का विषय है। और अंततोगत्वा सोचने के बाद हम इस मकाम पर पहुंचते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में धन बल का और चुनाव में एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, वो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं, इसको छापिएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास 2024 के चुनाव के बाद भाजपा के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपया है और कांग्रेस पार्टी के अकाउंट में सिर्फ 136 करोड़ रुपया है। ऐसे में चुनाव कैसे स्वस्थ रह सकता है, यह आंकड़ा आपको चौंकाएगा। जब लड़ाई 99 वर्सेज 1% होगी तो चुनाव जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं एक तरफ झुका हुआ दिखेगा। ऐसे में चुनाव आयोग के रहते हुए बिहार में एन चुनाव से पहले 10,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में डाला जाता है और चुनाव आयोग शिकायतों का संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं होता, तो ये वोट खरीदने जैसा नहीं है तो क्या है? ये देश की चुनावी प्रणाली के लिए अच्छा नहीं है और सरकार चुनाव सुधार के रास्ते में कोई भी कदम उठाने को तैयार नहीं है। एजेंसियों का दुरुपयोग करना, ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोगों को, विपक्ष के लोगों को प्रताड़ित करना, चुनाव से पूर्व एक बार की आपको चौंकाता नहीं कि चुनाव से पूर्व छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं। चुनाव से पूर्व विपक्ष के कुछ बागी नेताओं को, जिनको सुरक्षा का भी खतरा नहीं रहता, उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी जाती है। ये सारी चीजें स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। तो ऐसे में तो कभी चुनाव जीत भी नहीं पाएंगे। नहीं, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। देखिए, जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। आप कितनी भी तानाशाही कर लीजिए, जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। इनसे बड़े बड़े लोग दुनिया में एक तरफा चुनाव जीत करके, मैंडेट लेकर के, लेकिन जिस दिन जनता बगावत पर उतरती है फिर उसके बाद कोई ताकत नहीं चलती, कोई एजेंसी नहीं चलती है। और वो होगा जब आप लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास करेंगे, संविधान को कुचलने का प्रयास करेंगे, तो एक दिन जनता बागी होगी। हम जनता के मुद्दों पर लड़ रहे हैं, जनता जरूर हमारा साथ देगी। ये बागीपन जो है बांग्लादेश से आता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं, बांग्लादेश से हमें इंस्पिरेशन लेने की क्या जरूरत है? बांग्लादेश तो बांग्लादेश एक बर्बाद राष्ट्र है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को मेहमान बना करके शेख हसीना को प्रधानमंत्री जी उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, अपने देश में घुसपैठिए ढूंढ रहे हैं और खुद शेख हसीना को मेहमान बना करके रखा हुआ है। मुझे लगता है आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि क्यों रखा हुआ है और उनका रखने का क्या फायदा है। ये कारण है वहाँ पे जो विरोध हो रहा है, कारण यही है शेख हसीना भारत में।
अल्पसंख्यकों के खिलाफ बांग्लादेश में जो हो रहा है, सरकार को चाहिए कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और क्यों विरोध हो रहा है, इसकी जांच करवाए विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय। उस पर हम कैसे कुछ बता सकते हैं? आप कह रहे हो शेख हसीना अगर यहाँ है, इसका इफेक्ट जो है, क्यों है, देश को बताएं। वो इसका इफेक्ट बांग्लादेश में इफेक्ट क्या पड़ रहा है, इसकी जांच करना विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय का काम है, मेरा काम थोड़ी है। वैसे आपने शेख हसीना के नाम लिया, मैं क्यों नहीं नाम लूंगा, नाम तो लूंगा ही। इसका रीजन है, इसका रीजन बांग्लादेश में हो रहा है। हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते, ये मीडिया का काम है। आप खोजबीन करिए, आप निष्कर्ष निकाल के देश के सामने रखिए। ये विपक्ष का काम थोड़ी है, ये सरकार और मीडिया और लोकतंत्र के सारे स्तंभों का काम है। थैंक यू।